हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हार्मोन्स अपना एक्शन कैसे शो करते हैं, यानी कि उनके कार्य करने की विधि क्या होती है उसके बारे में है। तो ये हार्मोन्स के जो काम करने की जो विधि है, इसकी जो मैकेनिज्म है, उसका पार्ट 1 है। क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा है इस वजह से, तो इसके अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो पहला रहेगा हार्मोन रिसेप्टर एंड देयर एक्टिवेशन, यानी कि हार्मोन्स के जो रिसेप्टर हैं वो क्या हैं और उनका एक्टिवेशन किस तरह से होता है, यानी कि वो क्रियान्वित कैसे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर्स को कितनी तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा इसमें हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर का आपस में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, किस तरह से होता है। उसके बाद इसके अंदर एक और टॉपिक रहेगा जिसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग आफ्टर हार्मोन रिसेप्टर एक्टिवेशन, यानी कि जब हार्मोन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके बाद सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में रहेगा। इसके अंदर हम 4 तरह के रिसेप्टर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला रहेगा आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। उसके बाद जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, जो कि आपके हार्मोन रिसेप्टर्स हैं ये भी। इसके बाद हम देखेंगे एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स, और लास्टली हम इसमें देखेंगे इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर अगर हम ये पूरा लेते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आज के लेक्चर में हम आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स तक हम इसे कवर करेंगे, और आगे के पार्ट्स इसके, ये आपका पार्ट 1 है, तो इसी तरह से इसके पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे, तो उसमें आप लोग इसको देख के समझ लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें इसका मैकेनिज्म कैसे है, यानी कि इसकी क्रिया करने की विधि कैसे है हार्मोन्स की, ये अपना एक्शन कैसे शो करते हैं किसी भी टारगेट ऑर्गन में पहुंच के। तो इसमें सबसे पहला हम इसका जो टाइटल है वो लेंगे हम हार्मोन रिसेप्टर्स एंड देयर एक्टिवेशन, यानी कि जो हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं जो हार्मोन्स को, इस पर्टिकुलर हार्मोन को पहचानते हैं, तो उनका एक्टिवेशन कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, हार्मोन्स फर्स्टली बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एट द टारगेट सेल, यानी कि जब भी कोई हार्मोन निकलेगा तो वो हार्मोन अपने टारगेट सेल पे जाके तभी अपना इफेक्ट क्रिएट कर पाएगा जब वो उसके रिसेप्टर से बाइंड अप होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे इसके रिसेप्टर्स रहते हैं, और उस रिसेप्टर्स से ये अपनी बॉन्डिंग करता है। ठीक है, बॉन्डिंग यानी कि उसके साथ में एक तरह से जुड़ जाता है, और जुड़ तभी पाएगा जब वो उसका रिसेप्टर होगा। ओके, और ऐसे सेल्स जिसके पास में उस पर्टिकुलर हार्मोन का रिसेप्टर नहीं है, तो उसके साथ में ये अपनी किसी भी तरह की एक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि जब भी किसी हार्मोन को अपना इफेक्ट क्रिएट करना है तो उस हार्मोन का इफेक्ट तभी क्रिएट होगा जब उसका वहां पे रिसेप्टर होगा, जिससे कि वो अपना बाइंड अप हो पाएगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। ओके, और ऐसे सेल्स जिनके पास में रिसेप्टर नहीं है, ऑब्वियस है कि वो अपना किसी भी तरह का एक्शन उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए शो नहीं करेंगे, एक तरह से वो उस हार्मोन के लिए डेड रहेंगे। ओके, तो ये इनके काम करने की विधि है। तो स्टूडेंट देखिए, जब भी कोई रिसेप्टर अपने हार्मोन के साथ में बाइंड अप करता है या उसके साथ में कंबाइन करता है, तो उससे क्या होता है, एक के बाद एक क्रियाएं या एक के बाद एक रिएक्शन उस सेल के अंदर होने लगती है। ये बिल्कुल वैसे है बच्चों, जैसे अगर हम किसी सीढ़ी पे हम चढ़ना शुरू करते हैं, हमको ऊपर पहुंचना है, तो ऑब्वियस है कि एक पैर नीचे वाली सीढ़ी पे पड़ने के बाद हमारा पैर अपने आप से दूसरी सीढ़ी पे पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से ये कैस्केड, यानी कि एक सीढ़ी नुमा एक रिएक्शन की या चेन रिएक्शन इसमें शुरू हो जाते हैं जैसे ही कोई रिसेप्टर अपने हार्मोन के साथ में बाइंड होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सो दैट इवन स्मॉल कंसंट्रेशंस ऑफ द हार्मोन कैन हैव ए लार्ज इफेक्ट, यानी कि बहुत कम अगर कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर हार्मोन का है तो भी वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट अपना शो कर सकता है। तो स्टूडेंट, जो रिसेप्टर्स हैं किसी हार्मोन्स की, जो रिसेप्टर्स हैं, ये यूजुअली क्या होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स हैं ये। ओके, और ये रिसेप्टर हर एक सेल की जो सरफेस है, यानी कि जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वहां पे रहेंगे, और इनकी संख्या किसी सेल में ये 2000 से 1 लाख तक ये हो सकती है। ओके, इतने सारे, मतलब इतने सारे रिसेप्टर्स हमारी सेल्स में पाए जाते हैं, और तभी हार्मोन अपना इफेक्ट क्रिएट कर पाएगा
जब उस पर्टिकुलर सेल के पास में उसका रिसेप्टर होगा। ओके, कहने का मतलब है टारगेट ऑर्गन में जाके वो हार्मोन तभी अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा जब वहां पे उसका रिसेप्टर होगा। अदरवाइज मैंने आपको पहले पार्ट्स में भी मैंने आपको बताया कि हार्मोन जो है ब्लड के साथ में ट्रेवल तो पूरे ऑर्गन्स पे करता है, हर जगह जाता है, लेकिन वो इफेक्ट उस पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू पे जाके करता है। ओके, अब समझ में आया आपको कि टारगेट टिश्यू पे जा करके ही अपना इफेक्ट क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहां पे ही उसके रिसेप्टर होते हैं, जिसकी वजह से वो उस मैसेज को, उस हार्मोन के मैसेज को वो रीड कर पाते हैं, जिसकी वजह से उस सेल में चेंजेस आते हैं और वो अपना इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, अब इन हार्मोन रिसेप्टर्स के बेस पे हम हार्मोन्स के जो रिसेप्टर हैं इनको, इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए उसे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं उनको उनकी लोकेशन पे, यानी कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके बेस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है हार्मोन रिसेप्टर की प्लेस के अकॉर्डिंग, ये सेल सरफेस पे पाए जाने वाले, चाहे सेल सरफेस के ऊपर या अंदर की साइड से हो, तो यहाँ पे वो रिसेप्टर्स आते हैं। और ये रिसेप्टर्स जो हैं मोस्टली प्रोटीन, पेप्टाइड और कैटेकोलोमाइन जो हार्मोन्स होते हैं उनके लिए ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरी तरह के जो रिसेप्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे और ये बेसिकली स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए ये रिसेप्टर्स होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं। और तीसरी तरह के जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल की न्यूक्लियस में पाए जाएंगे और इसके अंदर जो हार्मोन आएगा उसके लिए है थायराइड हार्मोन, यानी कि थायराइड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। और ये माना जाता है कि इनका जो एसोसिएशन है, यानी कि ये रिसेप्टर्स एसोसिएटेड हैं क्रोमोसोम्स से भी, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पे ये अपना इफेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब समझिए, ठीक है, उनकी क्रियाविधि के लिए। तो इस तरह से हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम तीन तरह से हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। एक तो उसकी सरफेस, सेल सरफेस, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स। चलिए आगे देखें इसमें और इंटरेस्टिंग क्या है। तो आप लोगों ने जाना कि रिसेप्टर्स जो है किसी भी सेल में 3 लेवल पे अलग अलग तरह के रिसेप्टर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक है हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन, यानी कि हार्मोन और रिसेप्टर का आपस में जो इंटरेक्शन है वो कैसे होता है। तो इसके अंदर भी एक टॉपिक है, द नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स आर रेगुलेटेड, यानी कि किसी भी हार्मोन के साथ में रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी, यानी कि उसकी सक्रियता, कहने का मतलब है सक्रियता या निष्क्रियता, इसको रेगुलेट किया जाता है सेल के द्वारा। ओके, अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इन ए टारगेट सेल यूजुअली नॉट रिमेन कांस्टेंट। ओके, यानी कि किसी भी रिसेप्टर का नंबर टारगेट सेल में, क्योंकि टारगेट सेल में ही होंगे ना रिसेप्टर किसी भी हार्मोन के, तो बोल रहे हैं कि वो एक समान नहीं रहते, यानी कि हर वक्त वो एक समान नहीं रहेंगे। डे टू डे, यानी कि डे टू डे समान नहीं रहेंगे, इवन मिनट टू मिनट भी वो समान नहीं रहेंगे। ओके, कहने का मतलब है कि कभी 4 अगर वहां पे रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं तो हो सकता है किसी टाइम पे ज्यादा भी हो जाए, किसी टाइम पे 4 से कम भी हो, ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। फिर आगे देखिए, रिसेप्टर्स प्रोटीन्स आर ऑफन इनएक्टिवेटेड, यानी कि रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है वो प्रायः क्या रहती है, इनएक्टिवेटेड रहती हैं और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर फंक्शन, या फिर वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं जब वो अपना फंक्शन क्रिएट करती हैं। ओके, एंड एट अदर टाइम्स दे आर रीएक्टिवेटेड, या दूसरे समय वो क्या होती है, रीएक्टिवेट कर दी जाती हैं और न्यू वंस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेल, या फिर नए रिसेप्टर सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, कहने का मतलब है कि जो रिसेप्टर का नंबर है टारगेट सेल में वो हर समय एक समान नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, डे टू डे या मिनट टू मिनट उसमें उसके नंबर में चेंजेस आ सकते हैं। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट रहती हैं, यानी कि वो सक्रिय नहीं रहेंगी हर वक्त, वो खत्म हो सकती हैं अपना काम करने के बाद, उसके बाद उनको फिर से सेल जो है फिर से मैन्युफैक्चर करती है, या फिर जो रिसेप्टर हैं उसमें तो उनको रीएक्टिवेट करेगी।
ये कहने का मतलब है। ओके, तो इस तरह से जो हार्मोन्स का जो कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए, ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन है हार्मोन का तो वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स जो है उतना ही तेजी से वो काम करें। ऐसा भी हो सकता है कि हार्मोन कम हो लेकिन रिसेप्टर ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो। ओके, तो इस तरह से जो रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी है हार्मोन्स के कंसंट्रेशन के लिए, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। वो पहला है डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स और दूसरा है अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ओके, तो इसको हम, ये जो डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स और अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स हैं, ये दरअसल उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए उस रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को दर्शाते हैं। ओके, इन दोनों को हम अगली स्लाइड में समझेंगे। देखो, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हार्मोन्स का कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी उस हार्मोन के लिए कम हो। ठीक है, यानी कि कम ही रिसेप्टर्स वहाँ पे अपना एक्टिवेशन या अपनी सक्रियता को शो करें। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। इसी तरह से अप रेगुलेशन में क्या होगा कि जो रिसेप्टर्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे जो हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो। यानी कि ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। डाउन में क्या होगा, ज़्यादा इसमें हार्मोन का कंसंट्रेशन रहेगा और रिसेप्टर्स की संख्या कम रहेगी, जबकि अप रेगुलेशन में हार्मोन का कंसंट्रेशन थोड़ा भी होने पर भी रिसेप्टर्स की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। चलिए अब आगे देखें, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग आफ्टर हार्मोन रिसेप्टर एक्टिवेशन, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या सिग्नल्स पहुंचते हैं जब हार्मोन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये भी बोल रहा है द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन के लिए भी अलग अलग मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म को हम चार तरह से समझ सकते हैं। पहला है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, दूसरा है जी प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स, यानी कि जी प्रोटीन से रिलेटेड हार्मोन रिसेप्टर्स, और पहले वाले में आयन चैनल से रिलेटेड जो हार्मोन रिसेप्टर्स होंगे उसकी बात होगी यहाँ पे। उसके बाद थर्डली एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर, यानी कि ये हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं इनके लिए एंजाइम वाले जो मतलब एंजाइम पे जो वर्क करते हैं वो एंजाइम लिंक्ड। तीसरी तरह के हैं एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। लास्टली इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स, यानी कि सेल के अंदर भी क्या रहेंगे, हार्मोन के रिसेप्टर्स रहेंगे, तो उनकी बात होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। अब देखिए आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स में क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिल कोलिन है या ये नॉरएपिनेफ्रिन है, इसमें ये नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटिल कोलिन ये कंबाइन करते हैं रिसेप्टर के साथ में, यानी कि रिसेप्टर के साथ में जुड़ेंगे। अब ये रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि टारगेट जो सेल है वहां पे होंगे, उसकी मेम्ब्रेन पे होंगे इनके रिसेप्टर्स। ओके, फिर आगे लिखा है इट ब्रिंग्स चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज होने लगेगा और इसकी वजह से कुछ चैनल्स उसमें ओपन हो जाएंगे या क्लोज हो जाएंगे, जो बेसिकली किसके लिए होंगे, आयंस के लिए होंगे। ओके, तो इसीलिए इसे हम कह रहे हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। ओके, फिर आगे लिखा है द अल्टर्ड मूवमेंट ऑफ दीज आयंस थ्रू द चैनल्स causes the subsequent effect on the postsynaptic cell। अब देखो, क्योंकि जो ये चैनल्स हैं, बेसिकली चैनल्स जो है सेल की सरफेस पे यानी कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होंगे, तो उसमें चेंजेस आने की वजह से इसका इफेक्ट क्रिएट होगा उस सेल के अंदर, उस टारगेट सेल के अंदर। ओके, समझ में आया? कहने का मतलब है कि जो बेसिकली जो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, जैसे एसिटिल कोलिन इसमें आएगा, इसमें नॉरएपिनेफ्रिन आएगा, और ये जाकर के जो जिस भी टारगेट सेल पे इन्होंने अपना काम शो करना है या एक्शन शो करना है उसे हम यहाँ पे कह रहे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वहां पे इसके रिसेप्टर्स होंगे। जैसे ही ये वहां पे उस रिसेप्टर से जुड़ेंगे, इसकी वजह से उस चैनल में उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो ओपन हो सकता है, यानी कि जब जैसी सेल की नीड है उसके अकॉर्डिंग वो ओपन हो सकता है उन आयंस के लिए या क्लोज हो सकता है। ठीक है, और इस दौरान
उस सेल के अंदर भी क्या होगा, चेंजेस क्रिएट करेगा ये। तो इसी को हम कहते हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। अब देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, यहाँ पे देखिए पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें ये चैनल दिखाया गया है आयन चैनल। देखो ये आयन चैनल या तो खुलेगा या फिर ये बंद होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और ये सेल मेम्ब्रेन, ओके। और ब्लू कलर से दिखाया है इसमें आयंस, ये आयंस हैं, और रेड से दिखाया है न्यूरोट्रांसमीटर, जब न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जुड़ जाएंगे, ओके। तो देखो लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स, उसके बाद अगला क्या होगा, आयन चैनल ओपन हो जाएंगे या क्लोज हो जाएंगे जैसे ही निकलेंगे। तो देन आयन मूव थ्रू चैनल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना या बाहर जाने की ही क्रिया होगी ना आयन की, तो ये इस वजह से होगा, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स की वजह से। अगला है स्टूडेंट जी प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। सो स्टूडेंट इसको हम इसके पार्ट 2 में जानेंगे, हार्मोन रिसेप्टर्स एक्टिवेशन के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ये जी प्रोटीन किस तरह से ये काम करता है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। थैंक यू।